Hello guys, in this video we try to cover two important points. One is the clinical trial of a drug and the second is adverse drug reaction. Okay, तो पहले हम देखेंगे क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ ड्रग। 5 फेजेस में हम क्लिनिकल ट्रायल को देखेंगे। जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर क्या होता है, ओके, ह्यूमन्स फार्मेकोलॉजी इसको बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा। जो फर्स्ट फेज होता है वो नॉन थ्योरेपेटिकल ट्रायल होता है, यानी कि इसमें हम ड्रग का थ्योरेपेटिक यूजेज वगैरह के ट्रायल नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हेल्दी पर्सन्स में किया जाता है। ठीक है, पेशेंट्स नहीं बोल सकते, हेल्दी पर्सन में किया जाता है, नॉट पेशेंट। ओके, जिसमें भी हम ट्रायल करेंगे वो हेल्दी होगा और नंबर ऑफ जो वॉलेंटियर्स होंगे वो 20 to 100 के बीच में होंगे। जो फेज़ 2 है वो हम इसको बोलेंगे थ्योरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, यानी कि इसमें हम ड्रग का थ्योरेपेटिक एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब देखेंगे और ये जो है वो पेशेंट्स में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। वो जो फर्स्ट फेज़ था उसमें हम हेल्दी पर्सनस में देख रहे थे, फेज़ 2 के अंदर हम पेशेंट्स के अंदर कंडक्ट करेंगे और इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, थ्योरेपेटिक इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्टिव डोज रेंज कि कितनी रेंज तक ड्रग अपनी इफ़ेक्टिव है, एंड लास्ट वन इज़ फार्मेकोकाइनेटिक्स, ड्रग्स की फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, क्या एब्जॉर्प्शन, उसका रीज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, वो सब हम इसमें देखेंगे। फेज़ 1 में हमने 20 to 100 पर्सनस लिए थे, हेल्दी पर्सनस। फेज़ 2 में हम 100 से 200 पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल करेंगे। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चेक सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो यहाँ पे हम सब चेक कर रहे हैं उसको। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो फेज़ 3 आएगा उसमें आएगा कंफर्मेशन ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी, एंड इन सेकंड फेज चेक सेफ्टी एंड एफिकेसी। ओके, फेज़ 3 थ्योरेपेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल, कंफर्म कर रहे हैं हम, इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसका दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं पाइवटल स्टडीज़, कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी एंड एफिकेसी। और नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, एक बड़े लेवल पे हम देखेंगे तभी हमें उसका पता चलेगा, कंफर्म होगा। तो 5000 एक फिक्स रेंज नहीं है ये, 5000 या इससे ज़्यादा कम थोड़ा बहुत, इतने पेशेंट्स पे हम इसको ट्रायल करेंगे। फेज़ 4 के अंदर क्या होगा, अब एक बार हमने, ऐसा नहीं है कि फेज़ 3 पे हमने ट्रायल कर दिया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया और हमने उसको मार्केट में उतार दिया और उसके बाद उस पर कोई स्टडी नहीं करेंगे। एक बार जब मार्केट में वो रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद उसको पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़, मार्केट में बिकने के बाद उसको देखेंगे क्या क्या किसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इससे हम लंबे समय तक ये चलेगा, तो हमें रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रग पता चलेंगे। काफ़ी टाइम तक अगर कोई हम ड्रग यूज़ करेंगे तो उसके जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सामने आने लग जाएंगे। एंड फेज़ 5 इज़ नॉट अ 5, इट्स फेज़ 0। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ और ये भी एक हेल्दी वॉलंटियर्स में किया जाता है, यानी कि फेज़ 1 और फेज़ 0 हेल्दी वॉलंटियर्स में किया जाता है। फेज़ 4 जो होती है वो पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़ है। फेज़ 3 का इंपॉर्टेंट है कि कन्फर्मेटरी ट्रायल्स हैं। फेज़ 2 इसके अपने थ्योरेपेटिक इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्टिव डोज रेंज के लिए हम करते हैं। तो यहाँ से इसका बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि किस फेज़ में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं वो फेज़ 1 में ही हम पेशेंट्स में करेंगे, ऐसा नहीं है हेल्दी वॉलंटियर्स में करेंगे, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम एक हेल्दी पर्सनस को ये इस पर ट्रायल करेंगे तो हमें उसके डिसएडवांटेज और उसके साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्रग फॉर्मिंग साल्ट विथ कैटाइंस लाइक सोडियम और पोटेशियम। तो वो क्या है, एसिड ड्रग, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन आया और हमें उसको उसका वो देखना है कि ये कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, यानी कि बेसिक ड्रग है या ये एसिडिक ड्रग है। तो हमें कैसे पता चले, अगर कोई ड्रग सोडियम और पोटेशियम के साथ तो वो साल्ट बना रही है तो वो एक एसिडिक ड्रग होगी, और अगर एनाइंस के साथ वो बना रही है, जैसे कि सल्फेट और फॉस्फेट्स, तो ये क्या होगी, बेसिक ड्रग होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोक्विन सल्फेट दे दिया या क्लोरोक्विन फॉस्फेट दे दिया, तो इसका मतलब हमने पता चल गया कि ये बेसिक ड्रग है। ठीक है, तो इतना ही था ये क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपने इसमें कवर करेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। WHO के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज एनी नोक्सियस
unintended and undesired effect of drug that occur at dose used for the prevention, diagnosis and treatment। मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रेंज का जो हम डोज दे रहे हैं, नॉर्मल डोज, उससे हमने को कौन से नॉक्सियस और अनइंटेंटेड जो वो मिल रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स, अनडिजायर्ड इफ़ेक्ट्स, तो उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। एक टर्मिनोलॉजी और आती है एडवर्स ड्रग इवेंट, वो अलग है, रिएक्शन अलग है, दोनों में डिफरेंट है। तो ये हम टाइप ए बी सी ई एफ तक पढ़ेंगे। बेसिकली याद करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। टाइप ए जो होगी वो है ऑगमेंटेड, ए फॉर ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है, एक तो ये जो होगा डोज डिपेंडेंट होगा, प्रिडिक्टेबल होगा, पता चलेगा अपने को इजीली कि कितने किस डोज पे क्या हो रहा, प्रिडिक्टेड होगी, ये डोज डिपेंडेंट होगी, ठीक है। रिलेटेड टू द फार्मेकोलॉजी ऑफ एक्शन, फार्मेकोलॉजी एक्शन ऑफ ड्रग से ये रिलेट करेगी, ऐसा नहीं है कि फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के बिना ही कोई भी साइड इफेक्ट शो कर रही है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की वजह से, ब्लीडिंग कोज बाय द एंटीगुलेंट लाइक वारफिन, हम जितना ज़्यादा देंगे तो उसका ब्लीडिंग उतना ही ज़्यादा होगा, तो डोज डिपेंडेंट है, कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज बाय एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स का अगर हम ज़्यादा डोज ले रहे हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसमें अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करें, सिंपल सी बात है, रिड्यूस द डोज। भाई ज़्यादा डोज करने से अगर कोई अपने को एडवर्स रिएक्शन आ रही है तो क्या करेंगे, डोज को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइप बी फॉर बिजार रिएक्शंस, बिजार इफेक्ट्स, और इसको दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इडियोसिंक्रेटिक्स, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोज इंडिपेंडेंट होगी, डोज से कोई लेना देना नहीं है, ये 10 mg पे भी रिएक्शन कर सकता है, 100 mg पे भी कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कर सकता है, कम डोज पे भी कर सकता है, ज़्यादा डोज पे भी कर सकता है, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि ये पूरा अपोजिट है टाइप ए रिएक्शन के। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, इज़ एलर्जिक रिएक्शन बाय द पेनिसिलिन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बाय द जनरल एनेस्थेसिया। अब अगर ये हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम दवाई विदहोल्ड करेंगे और फ्यूचर में उस दवाई को लेने से हम बचेंगे, अवॉइड द ड्रग इन द फ्यूचर, ओके। नाउ थर्ड वन इज टाइप सी इज़ क्रॉनिक इफेक्ट्स, काफ़ी लंबे समय से अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, उसकी जो एडवर्स रिएक्शन आएगी, अनडिजायरेबल इफेक्ट आएंगे, वो होगा टाइप सी, ठीक है। लाइक बहुत दिनों से अगर आप एनसाइड्स ले रहे हो तो पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं आपको, पेप्टिक अल्सर बाय द लॉन्ग टाइम यूज ऑफ एनसाइड्स। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सप्रेशन बाय द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बहुत दिनों तक अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो आपकी इम्यूनिटी पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ट्रीटमेंट अगर ऐसा हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल, रिड्यूस द डोज और विदहोल्ड द ड्रग्स। टाइप डी जो है वो है डिलेड मतलब एक टाइम लैग चाहिए इफेक्ट डेवलप होने में, एडवाइज रिएक्शन डेवलप होने में एक टाइम लैग चाहिए। लाइक अपन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई फीमेल कोई मेडिकेशंस ले लिया तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स आएगा वो बच्चे में देखने को मिलेगा, तो जैसे कि टेरेटोजेनेसिटी। उसके बाद में टाइप ई जो है वो है एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट, यानी कि तुम कोई दवाई ले रहे हो और एकदम से उसको बंद कर दिया तो उसकी वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे वो विड्रॉल इफेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल विड्रॉल सिम्टम्स बाय मॉर्फिन, ठीक है। इसके अलावा टेकीफाइलेक्सिया क्या होता है, कोई भी आप अगर दवाई ले रहे हो तो उसका जो इफेक्ट है, थेरेपेटिक इफेक्ट है, वो एकदम से आना बंद हो जाता है या हाई डोज पे आने लगता है, ठीक है। नॉर्मली मान लो 10 mg पे उसका इफेक्ट आया तो उसके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस हो गया और तुम्हें 10 पे उसका इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो टेकीफाइलेक्सिया बोलते हैं उसको, ठीक है। टाइप एफ, ये बहुत सारी जगह पे दिया हुआ है, कई जगह नहीं भी इसके बारे में बताया जाता है। टाइप एफ इज़ फेलियर ऑफ थेरेपी, कई इसको कंसिडर करते हैं, जब थेरेपी ही फेलियर हो गई तो बोला इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसा क्या कुछ ऐसा बोल के इसको टाइप नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए, फेलियर ऑफ थेरेपी। लाइक आपने कोई भी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं आपने, ये पहली बात तो ये भी डोज कॉमन बहुत देखने को मिलती है, डोज रिलेटेड होती है। मान लो आपने कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिया, कम डोज लिया, पहले से ही आपने कम डोज लिया और उसके साथ आपने एंजाइम इंड्यूसर ड्रग और ले ली,
अगर आपने एंजाइम इंड्यूसर ड्रग ले ली तो यानी कि वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। अब एक तो डोज आपने कम लिया है, ऊपर से उसका मेटाबॉलिज्म आपने बढ़ा दिया, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि हमें उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, तो फेलियर ऑफ थेरेपी। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करना भूल गया था, ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन। ठीक है, इसका एक ट्रिक है सिप। ओके, SHIP, सिप। एस फॉर सल्फोनामाइड, एच फॉर हाइड्रोलाजाइंस, ये वेजोडाइलेशन करवाता है, हाइपरटेंशन में काम आता है। INH आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकल ड्रग है। और प्रोकैनामाइड ये एंटी एरिथमिक ड्रग है। ये क्या करती है, सोडियम चैनल्स के एंट्री को ब्लॉक कर देती है और उससे ऑटोमेटिसिटी जो हार्ट की है वो कम हो जाती है, तो एंटी एरिथमिक ड्रग है। ये ड्रग्स हम एसिटाइलेशन के द्वारा ही मेटाबॉलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। 3-4 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द ड्रग इज़ फॉलो द एसिटाइलेशन मेटाबॉलिज्म। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए देखते हैं या तो कोलिनर्जिक ड्रग लेके आएंगे या कुछ और। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।